Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So today is our day 25 of 30 days 30 session series जहाँ पर हम लोग इग्नू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. Now, I hope you guys are preparing for your exams well. 29th को आपका सोशोलॉजी का CUET PG एग्जाम है एंड आई होप सब लोग अच्छे से रिविजन कर रहे होंगे. इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुम लोगों को करनी है वो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना और पुराना जो भी पढ़ा हुआ है या टॉपिक जो भी मिस आउट है, अगर सिलेबस में कोई टॉपिक है आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसको पढ़ो एंड उसको रिवाइज करो. जितना पढ़ लिया है उसका रिविजन करना है, नए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ये प्रैक्टिस एग्जाम तक करना है. ओके, मेक श्योर दैट यू रिवाइज. कोई भी क्वेश्चन कोई भी पेपर सॉल्व करो तो उसके क्वेश्चंस को रिवाइज करो. नाउ रिवाइज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझो कि इसके ऑप्शंस जो हैं, बाकी के ऑप्शंस क्या हैं, है ना. कोई थिंकर नया अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो उसको थोड़ा सा सर्च कर लो. दिस प्रैक्टिस इफ यू विल डू इट एवरी डे तो एग्जाम आते आते ना काफ़ी तुम्हारे बेसिक्स और एक्स्ट्रा नॉलेज तुमको हो जाएगा. और एग्जाम में नॉलेज का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नॉलेज होना तो ज़रूरी है बट साथ में यू शुड नो हाउ टू अप्लाई इट एंड दैट यू कैन ओनली लर्न बाय सॉल्विंग MCQs. तो जितना हो सके इस टाइम पे MCQs को सॉल्व करना है. ओके, now, those of you who are watching me for the first time, my name is Bharvi Bharadwaj and I teach sociology on this platform. Now, कल आप लोगों का टेस्ट हुआ था, फ्री टेस्ट ऑल इंडिया मॉक, एंड उसमें कुछ करेक्शंस भी थे. 2 क्वेश्चंस में अभी तक करेक्शन हुए हैं जो मैंने शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम पे. तो प्लीज़ गाइस टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे कि किस तरीके से मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकती हूँ. ठीक है, तो टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन करना है. जो भी करेक्शंस होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम पे ही मिलती है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. यू गाइज नो द रूल्स. आप लोगों को मुझे लास्ट में बताना है कि आउट ऑफ 20 कितना स्कोर आया आपका. ओके, ना फाउंडेशन बैच की इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. प्राइस ड्रॉप हुआ है, अभी प्राइस 2999 हो गया है. तो तुम लोग देख सकते हो टेलीग्राम पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है. इसके अलावा टेस्ट सीरीज है, 10th टेस्ट होने वाला है बहुत जल्दी. उसकी जो डेट्स हैं वो ग्रुप पे आ जाएंगी. तो जिन लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड दे डोंट नो कि कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें, कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करें, वो लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं. So here is the question number 1. Who defined religion as the belief in spiritual beings in 1871? किसने religion को connect करके बोला that it is the belief in spiritual beings? हमें spiritual beings पे belief होता है, that is what we see in religion. 1871 में बोला था ये जेम्स फ्रेजर, एमाइल दरखाइम, ईवी टाइलर या फिर मैक्स वेबर. द करेक्ट आंसर इज सी गाइज. प्लीज रिमेंबर इट इज ईवी टाइलर जिन्होंने ये बोला था दैट रिलीजन इज द बिलीव इन स्पिरिचुअल बींग्स. प्लीज रिमेंबर, एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं. एमाइल दरखाइम की रिलीजन की जो डेफिनेशन है वो तो मैंने आप लोगों से पूछी थी. इसके अलावा अगर आप लोग जेम्स फ्रेजर या मैक्स वेबर की रिलीजन की डेफिनेशन ढूंढ सकते हैं तो प्लीज ढूंढ के मुझे कॉमेंट में बताना. ओके, now, question number 2. The concept of taboo originates from which region? Taboo कौन से region से originate हुआ है? अफ्रीका, पोलिनेशिया, साउथ अमेरिका या फिर सेंट्रल एशिया? What will be the correct answer? The correct answer is B guys. Please remember it is Polynesia. ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो प्लीज़ इन सब में गलती मत करना अगर क्वेश्चन आता है. ठीक है, एनटीए ऐसी चीज़ें बहुत पूछता है और ये सब जो फैक्ट्स होते हैं ना ये एनटीए के फेवरेट हैं. ना क्वेश्चन नंबर 3, इजी क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इनमें से कौन सा है जो ओल्डेस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है? सेटल्ड एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कैटल हर्डिंग या फिर हंटिंग एंड गैदरिंग? जब हम लोग टाइप्स ऑफ सोसाइटी पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सी सोसाइटी पहले आएगी, कौन सी सेकंड पे, कौन सी थर्ड पे. मोस्टली हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ते हैं ये चीज़. What will be the correct answer? So those of you who are giving D answer, very good. हंटिंग एंड गैदरिंग ही होगा क्योंकि सबसे पहले हम लोग सिर्फ हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, राइट. किसी भी तरह का एग्रीकल्चर तो हमें पता ही नहीं था, राइट. Question number 4. In the caste model outlined by Andre Bete, caste in India is given primary significance based on what? Political movements, classical text, industrialization या फिर globalization? The correct answer is it is B, classical text. Okay? याद रखना ये चीज़ कि
कास्ट मॉडल जो आंद्रे बेते का है उसमें प्राइमरी सिग्निफिकेंस उन्होंने क्लासिकल टेक्स्ट को दी थी। उनके हिसाब से ये जितना भी कास्ट का मॉडल है या जितना भी कास्ट की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वो सारा क्लासिकल टेक्स्ट से आ रहा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हु अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल साइंस टू द एनालिसिस ऑफ अर्बन स्पेसेस। नाउ यहाँ पर इकोलॉजी की बात हो रही है, नेचुरल साइंस में हम इकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो इकोलॉजी को यूज करके किसने अर्बन स्पेसेस पे स्टडी किया, ये है क्वेश्चन। एमाइल डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट एजरा पार्क, मैक्स वेबर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, रॉबर्ट एजरा पार्क विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अ रिसर्चर टू रिव्यू स्टडीज डन बाय अदर्स इन द पास्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों रिसर्चर का स्टडीज को रिव्यू करना इंपॉर्टेंट है। नाउ यू गाइज नो व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू, तो उस लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टू कॉपी प्रीवियस रिसर्च, टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अवॉइड डुप्लीकेशन, टू फोकस ओनली ऑन थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स, या फिर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रिसर्च पेपर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? I want everyone to give the answer in the chat. सब लोग चैट में आंसर दो एंड हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करके आंसर दो। What will be the correct answer? The correct answer is B. So जिन्होंने B आंसर दिया है, वेरी गुड। लिटरेचर रिव्यू हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम लोग ज़्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें और डुप्लीकेशन होने से बच सकें। यानी दूसरे ने अगर कोई थ्योरी दे रखी है तो ऐसा ना हो कि हम भी वही सेम चीज़ कर दें, राइट? रिसर्च का मतलब ही होता है टू फाइंडिंग ऑन समथिंग न्यू, किसी चीज़ को डेवलप करना, किसी चीज़ पे न्यू इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, दैट इज रिसर्च, राइट? सो इन्फॉर्मेशन को गैदर करना और डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं, प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड यू हैव टू टेल कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ओके, पहला स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑल इंस्टीट्यूशंस अदर देन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। All social, political and cultural institutions of society excepting economic institution constitute the superstructure of society. Statement 2 है कि a religion in which an animal, plant or some object is held as sacred and from which the group claims descent, what will be the correct answer? दोनों statements को बहुत ध्यान से पढ़ो and then tell me the answer. स्टेटमेंट 1 देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑल इंस्टीट्यूशन अदर देन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट सुपर स्ट्रक्चर। यानी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के बाकी सारे जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको हम लोग सुपर स्ट्रक्चर में रखते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ऑल सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी एक्सेप्टिंग इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट सुपर। नाउ वी ऑल नो दैट सुपर स्ट्रक्चर और बेस वाला टॉपिक जब हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर कार्ल मार्क्स हर चीज़ का जो बेस है उसको इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस रखते हैं। दैट मीन्स इकोनॉमी डिसाइड कर रही है सब कुछ, हमारा सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चर, राइट? सो स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में देखो प्रॉब्लम क्या है, स्टेटमेंट 2 में टोटमिज्म की बात हो रही है बट यहाँ पर कहीं पर भी टोटमिज्म मेंशन नहीं किया गया है। सो दैट मेक्स दिस स्टेटमेंट रॉन्ग बिकॉज किस चीज़ की बात हो रही है ये मेंशन ही नहीं है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 क्योंकि इनकम्प्लीट है तो वो इनकरेक्ट है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आता है गाइस जहाँ पर कोई सेंस नहीं निकल रहा है बात का, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अगर लिखा होता है दैट इट इज नोन एज टोटेमिज्म या टोटेमिज्म इज अ रिलीजन तो ये स्टेटमेंट सही होता। ओके, सो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, एग्जाम में अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो गलत मत करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज सेलेक्टिंग अ सैम्पल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन नेसेसरी इन रिसर्च। क्यों हम लोग लार्ज पॉपुलेशन से सैम्पल को सेलेक्ट करते हैं, क्या मेजर रीजन होता है उसका? बिकॉज स्टडिंग द इंटायर पॉपुलेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू टाइम एंड रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट, बिकॉज स्टडिंग अ होल पॉपुलेशन इज अननेसेसरी इन ऑल केसेस, because research must always be based on assumptions rather than data, या फिर because research should not include diverse perspective. What will be the correct answer? The correct answer is A guys, please remember. हम लोग इसलिए सैंपल को सेलेक्ट करते हैं बिकॉज पूरे पॉपुलेशन को, अगर बहुत लार्ज पॉपुलेशन है उसको हम लोग पूरा नहीं पढ़ सकते, पूरा नहीं रिसर्च कर सकते, राइट? हमारे पास टाइम और रिसोर्स का हमेशा कॉन्स्ट्रेंट होता है, कमी होती है, राइट? सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज अर्बैनिज्म प्राइमरली स्टडी। अर्बैनिज्म एक्चुअली में क्या स्टडी करता है? ओनली द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज, वेज ऑफ लाइफ विद इन अर्बन कम्युनिटीज,
Agricultural practices in rural areas, the economic policies of government. What will be the correct answer? शहरीकरण मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो. What will be the correct answer? सब लोग मुझे चैट में आंसर दे रहे होंगे, आई होप. द करेक्ट आंसर इज बी. अर्बैनिज्म एक वे ऑफ लाइफ है, राइट? सो ये चीज़ याद रखना हमेशा कि एग्जाम में आता है, और एक थिंकर भी हैं जो इस बारे में बात करते हैं. तो मुझे चैट में बताओ कौन से वो थिंकर हैं जो अर्बैनिज्म, वेज ऑफ लाइफ, इसके बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. द बिलीफ इन सुपर नेचुरल बीइंग में इंक्लूड बिलीफ इन व्हाट? अगर हम कहें कि हम सुपर नेचुरल बीइंग्स पे बिलीव करते हैं तो इसमें क्या चीज़ आ सकती है? इस बिलीफ में क्या इंक्लूड हो सकता है? मैजिक फोर्स, एंजल, सोल ऑफ डेड एंसेस्टर्स, या सिर्फ गॉड एंड गॉडेसेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी? सो वी ऑल नो कि सी और डी तो नहीं होगा. नाउ यू हैव टू चूज बिटवीन ए एंड बी. सुपर नेचुरल बीइंग में क्या आ सकता है? इजी क्वेश्चन है गाइज. द करेक्ट आंसर इज ए. मैजिक फोर्सेस, एंजल, सोल, डेड एंसेस्टर, ये सब आ सकते हैं, राइट? सिर्फ गॉड या गॉडेस सुपर नेचुरल बीइंग में नहीं आएंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. दो स्टेटमेंट्स दिए हैं अगेन, एंड यू हैव टू टेल मी विच इज करेक्ट एंड विच इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 है कि पॉपुलर कल्चर refers to cultural products, practices and trends that are widely accepted and consumed by the general public, often influenced by mass media, entertainment industries and contemporary social dynamics. Statement 2 है कि mass culture is produced for large audiences through mass media and commercial industries, often standardized and designed for passive consumption, unlike folk or high culture which may involve active participation or specialized knowledge. What will be the correct answer? पॉपुलर कल्चर और मास कल्चर के डेफिनेशंस हैं, सो गलत हैं या सही हैं ये तुम लोग डिसाइड करो. हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो. द करेक्ट आंसर इज ए. दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं. देखो, पॉपुलर कल्चर में जब हम लोग स्टडी करते हैं पॉपुलर कल्चर, तो वहाँ पर हम लोग वो चीज़ें स्टडी करते हैं जो वाइडली एक्सेप्टेड हैं, ठीक है, या लार्ज नंबर ऑफ पीपल उसको कंज्यूम करते हैं. मास कल्चर क्या होता है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड फॉर लार्ज ऑडियंस थ्रू मास मीडिया एंड कमर्शियल इंडस्ट्री. यानी ऐसा कुछ जो मीडिया लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहा होता है, दैट इज योर मास कल्चर. ओके, now question number 12. Social movements arise from a condition of political stability, unrest, economic prosperity, technological advancement. social movement इसमें से कौन सी कंडीशन की वजह से डेवलप होते हैं या अराइज होते हैं, उत्पन्न होते हैं हिंदी में? द करेक्ट आंसर इज बी. दोज ऑफ यू हु हैव गिवन बी आंसर, वेरी गुड. सोसाइटी में अनरेस्ट की वजह से सोशल मूवमेंट्स अराइज होते हैं. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर है तब तो सोशल मूवमेंट्स नहीं होंगे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है तब भी नहीं होंगे, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से सोशल मूवमेंट का कोई लेना देना नहीं है. सो अनरेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज अ की फीचर ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का की फीचर इसमें से क्या है? इट ग्रांट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट, इट अबॉलिशेस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इट एस्टैब्लिशेस डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर म्युनिसिपैलिटीज, इट मर्जेस रूरल एंड अर्बन गवर्नेंस स्ट्रक्चर. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए. दोज ऑफ यू हु आर गिविंग ए आंसर, वेरी गुड. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को. नाउ यू हैव टू टेल मी कि रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को कौन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है. ओके, कमेंट में मुझे ये चीज बताना. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. अकॉर्डिंग टू देसाई, व्हाट वर द टू पिलर्स ऑफ द इकोनॉमिक ऑटार्की ऑफ द विलेज? नाउ ऑटार्की को हम लोग ऑटोक्रेसी भी बोलते हैं, सेम वर्ड है, ठीक है, गलत नहीं है स्पेलिंग, इसका मीनिंग ऑटोक्रेसी भी हो सकता है, ठीक है. सो ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेसी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पर वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, ठीक है. सो यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से दो पिलर्स हैं जिनके पास सारा इकोनॉमिक पावर होता है विलेज में, ठीक है. सो ऑप्शंस देखो, पहला ऑप्शन है लार्ज स्केल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन, तीसरा है कास्ट बेस्ड लेबर एंड अर्बन इकोनॉमिक सेंटर,
एंड लास्ट है विलेज आर्टिसन इंडस्ट्रीज एंड सेल्फ सफिशिएंट विलेज एग्रीकल्चर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी। अगर आप लोगों को यहाँ पर देसाई से रिलेटेड चीज़ें नहीं भी पता हैं, फिर भी कॉमन सेंस के साथ अगर देखो तो विलेज में अगर इकोनॉमिक पिलर्स की बात हो रही है तो विलेज में जो आर्टिसन इंडस्ट्री होती है उसको हम लोग कह सकते हैं, या फिर सेल्फ सफिशिएंट जो एग्रीकल्चर है उसको कह सकते हैं। यहाँ पर बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो गलत हो जाएंगे क्योंकि वो विलेज रिलेटेड नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अगेन स्टेटमेंट क्वेश्चंस। दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, यू हैव टू टेल मी विच इज करेक्ट एंड विच इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 है द फ्रैंकफर्ट स्कूल रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल्स एसोसिएटेड विद द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च एस्टैब्लिश्ड इन 1923 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। स्टेटमेंट 2 है कि इट इज बेस्ट नोन फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थ्योरी विच क्रिटिसाइजेस कैपिटलिज्म, mass culture, social domination. The school sought to combine Marxist philosophy with social sciences, analyzing how culture, media, and ideology maintain power structures. What will be the correct answer? The correct answer is A. जो लोग ए आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में ये चीज़ याद रखना दैट इट इज़ एसोसिएटेड विद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च, जो कि 1923 में आया था, एंड इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन जर्मनी। सो ये सारी चीज़ें सही हैं। इसमें कुछ ग्रुप था मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल्स का, एंड व्हाट दे डिड इज दे क्रिटिसाइज कैपिटलिज्म, मास कल्चर। बेसिकली ये लोग क्रिटिकल थ्योरी हमें देते हैं, ठीक है। सो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। Question number 16. Yuganta by Iravati Karve is primarily a retelling of which ancient Indian epic? Ramayana, Mahabharata, Arthashastra, Bhagavad Gita. What will be the correct answer? युगांता इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ ईरावती कार्वे। किस इंडियन एपिक पे उन्होंने इसमें काम किया है? द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड, इट इज महाभारत। क्वेश्चन नंबर 17. अकॉर्डिंग टू लुई वर्थ, which of the following is a defining characteristic of urbanism as a way of life? मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में पूछा था कि urbanism way of life पे कौन बात करता है, सो आई होप आप सबको पता होगा ये चीज़ ना। यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोग देखते हैं associated with Louis Wirth. So what will be the correct answer? Homogeneous social relation and kinship based interaction, strictly agrarian economic structure with localized markets, absence of social conflict due to shared community values, या फिर high population density, social heterogeneity and impersonal relationship. What will be the correct answer? The correct answer is D. It is high population density, social heterogeneity and impersonal relationship, जो कि सही होगा क्योंकि अर्बेनिज्म की बात हो रही है। तो हम लोग अगर अर्बन सोसाइटी के यहाँ पर फीचर्स को देखें तो वहाँ से भी हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो, अगर अर्बन सोसाइटीज़ की या अर्बेनिज्म के बारे में सोचो तो वहाँ पर किनशिप बेस्ड इंटरेक्शंस तो कम होंगे, या फिर होमोजेनस सोशल रिलेशन नहीं होंगे, हेट्रोजेनस होंगे, राइट। स्ट्रिक्टली एग्रेरियन, एग्रेरियन कहाँ से आ गया अर्बन में, है ना। एब्सेंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू शेयर्ड कम्युनिटी वैल्यू, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारे ही ऑप्शंस रूरल कम्युनिटी के लिए ज़्यादा suitable है, ना कि अर्बन के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट डज लोकेल ऑफ द स्टडी रिफर इन द रिसर्च? रिसर्च में लोकेल ऑफ द स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? theoretical framework of study, geographical area or place where the study is conducted, the final report of the research, या फिर the tools used for data collection. What will be the correct answer? The correct answer is B. जियोग्राफिकल एरिया को हम लोग लोकेल ऑफ द स्टडी बोलते हैं। ओके, इजी क्वेश्चन है, हिंदी में तो देखो लिखा ही है स्थान। क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ रिचुअल? एक रिचुअल के बारे में क्या यहाँ पे सही है? अ कैजुअल everyday activity, a random social event without meaning, a purely verbal tradition with no physical actions, या फिर a set of formalized actions with symbolic value. What will be the correct answer? रिचुअल क्या होता है? Those of you who are giving D answer, very good. It is a set of formalized actions with symbolic value. इसमें हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं जो एक्चुअली में फॉर्मलाइज्ड हैं, यानी कुछ उनका तरीका है, कुछ स्ट्रक्चर है उसको करने का, एंड उसके साथ एक सिंबॉलिक वैल्यू भी अटैच्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. व्हाट कैन अ लिटरेचर रिव्यू हेल्प अ रिसर्चर अचीव? एक लिटरेचर रिव्यू से आप लोग क्या अचीव कर सकते हो एज अ रिसर्चर? Distinguish the current study from the earlier ones. Ignore past research finding.
अवॉइड फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स या फिर कंडक्ट रिसर्च विदाउट एनी मैथोडोलॉजी? इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज ए. वी ऑल नो कि लिटरेचर रिव्यू से हम लोग अपने स्टडी को पुराने जो स्टडीज़ हो चुके हैं उनसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनसे डिफरेंट कर सकते हैं, राइट. सो आई होप आज के क्वेश्चंस बहुत ईजी थे एंड आप सबके 20 आउट ऑफ 20 आए होंगे. डोंट फॉरगेट टू टेल मी द स्कोर इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके. सो ये सीरीज़ अभी ख़त्म होने वाली है, 5 सेशंस ही बचे हैं और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द मैं उसको ख़त्म कर दूँ. इसके बाद हम लोग यूनिट वाइज MCQs तुरंत स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पर हम लोग 6 सेशंस करेंगे. टोटल 6 सेशंस होंगे, यानी कि CUET PG के लिए होगा स्पेशली, जहाँ पर 6 यूनिट्स के यूनिट वाइज MCQ हम लोग करेंगे. और एवरी डे होगा वो क्लास, या फिर एक दिन छोड़ के भी हो सकता है, मैं जैसा होगा टेलीग्राम पे बता दूंगी. नाउ दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट. एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन. जो भी कम्युनिकेशन मेरी तरफ से होता है ना, वो इसी टेलीग्राम के थ्रू होता है. दैट इज़ वाई आई टेल इन एवरी क्लास कि इसको ज़रूर से ज्वाइन करो. ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है. कोई भी पेपर अगर आपके पास है जो मैं सॉल्व करूँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे हैं कि गेट का जो इस बार का पेपर था मैम वो सॉल्व करवाइए, तो प्लीज़ मुझे वो पेपर दो, तो पहले वो पेपर मुझे सेंड करोगे तभी तो मैं उसको सॉल्व करवा पाऊंगी, राइट. एंड इसके अलावा ऐप है, इसको भी डाउनलोड कर लो. अभी इस पर कल ही ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हुआ है, जहाँ पर 200 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था. सो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी टाइम निकाल के टेस्ट दिया. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम कि आप एक बार एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट ज़रूर दें और एकदम एग्ज़ाम लाइक फील के साथ दें. तो अभी और भी मॉक टेस्ट वगैरह इस पर होंगे, सो मेक श्योर दैट यू डाउनलोड द ऐप एज वेल. अच्छा, ये ऐप सिर्फ एंड्रॉयड ऐप नहीं है, ये एप्पल डिवाइसेस पे, मैकबुक पे, आईपैड पे, उस सब पे भी चल जाएगी. तो एक बार टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैंने शेयर किया है कि कैसे चलेगी. ओके, चलो कल मिलते हैं. बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग.